अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों। हम लोग आज बिहार के उर्दू सिलेबस से कुछ अहम तरीन सवालात और उसके जवाबात देखेंगे और ये बहुत ही अहम सवाल और जवाब होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि 2022 में होने जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम। और हम ये 2 पार्ट में लेके आने वाले हैं। तो पहला पार्ट आज शुरू करते हैं। लगभग दोनों पार्ट से 500 के आसपास क्वेश्चन होगा। अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन उर्दू से गलत नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल से है। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम्द कहते हैं। आगे देखते हैं, जिस नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे नात कहते हैं। जिस नज़म में औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन और खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुनक़बत कहते हैं। अच्छा, जिस नज़म में किसी शख्स की तारीफ़ या हुजू की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे क़सीदा कहते हैं। शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? तो वो हुए थे 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है? तो उसका जो ताल्लुक़ है रियासत बिहार से है, और बिहार में सीतामढ़ी से है। अच्छा, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो उसका जो असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा नाम है इसका। हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के शायर का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होगा शबनम कमाली। हम्द के लग़वी माने क्या है? तो हम्द के लग़वी माने क्या है? खुदा की तारीफ़। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो ये हुए थे, इसमें देखिए, इसमें तीनों ऑप्शन सही है। रियासत बिहार में भी हुए, अच्छा सीतामढ़ी ज़िला में हुए और पोखरेरा गांव में हुए। तो इसका तीनों सही है, इसलिए इसका जो है इनमें सभी हो जाएगा। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था? तो इनका इंतकाल 17 अगस्त 2004 को हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे। इंसान के मुश्किलों को कौन हल करता है? तो अल्लाह ताला हल करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कायनात की तख्लीक किसने की थी? अल्लाह ने की थी। अच्छा, अब आइए दूसरा देखते हैं भाभी जान से। उर्दू में मुख्तसर अफ़साने का आगाज़ कब हुआ था? तो ये 20वीं सदी के इब्तिदा में हुआ था। 20वीं सदी के इब्तिदा में हुआ था। उर्दू के पहले मुख्तसर अफ़साने का नाम क्या है? तो पहले मुख्तसर अफ़साने का नाम नसीर और ख़दीजा है। उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना नसीर और ख़दीजा कब शाये हुआ? तो ये शाये हुआ था 1903 में। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936। जदीद अफ़साना निगारी की नई नस्ल उभर कर कब सामने आई? तो ये हो गया आपका आंसर डी हो जाएगा इसका। अच्छा, सोहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? तो इसका जो असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान हो जाएगा। सोहेल अजीमाबादी का तखल्लुस क्या था? तो इसका जो तखल्लुस था वो हो गया सोहेल। अच्छा, सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1911 ईस्वी को पटना में हुई थी। सोहेल अजीमाबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो ये ज़मींदार ख़ानदान से था। सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो ये मुअल्लिम की सरपरस्ती में नानिहाल में हुई थी। सोहेल अजीमाबादी का
आबाई वतन कहाँ है? तो ये है, देखिए शाहपुर भदौल जो है वो, और जीरा पटना पड़ता है, रियासत बिहार पड़ता है। इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। ये भी है, ये भी है, ये भी है। सोहेल अजीमाबादी ने मुलाजमत कहाँ हासिल की थी? तो ये ऑल इंडिया रेडियो में हासिल की थी मुलाजमत हासिल, मतलब नौकरी जो है उसको पहले ऑल इंडिया रेडियो में ही हुआ था। सोहेल अजीमाबादी ने किस रोज़नामा अखबार का अजरा किया था? तो ये था साथी। सोहेल अजीमाबादी के अफसाने में किस इलाके की झलक देखने को मिलती है? तो ये छोटा नागपुर। सोहेल अजीमाबादी के अफसानवी मजमूए का नाम मंदरजा जेल है, क्या है? तो वो है चार चेहरे भी है, अलाव भी है, आदमी के रूप भी है, और ये इनमें सभी हो जाएगा ये। सोहेल अजीमाबादी के अफसानों की तादाद कितनी है? तो 125। सोहेल अजीमाबादी के नावल का नाम क्या है? तो चार चेहरे, बेजड़ के पौधे, अलाव। तो क्या हो जाएगा इसका? बेजड़ के पौधे, ये इसका आंसर हो जाएगा। सोहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था? तो उसका जो इंतकाल है 1980 ईस्वी में हुआ था। सोहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो वो है भाभी जान। सोहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था और कब शाये हुआ था? तो सोहेल अजीमाबादी का जो पहला अफसाना है वो है चार चेहरे, और ये 1934 ईस्वी में शाये हुआ था। भाभी जान के असल किरदार का नाम बताइए। तो ये था रुकैया भाभी। हाँ, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? क्योंकि सियासत का इनको शौक़ था, जिसकी वजह से उसको बार बार जेल जाना पड़ता था। अच्छा, भाभी जान किस लड़की के कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाती थी? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम शिमी था। भाभी जान दूध का बोतल लेकर 2 वक्त कहाँ जाती थी? तो वो अस्पताल जाती थी। भाभी जान किसका अफसाना है? तो ये है सोहेल अजीमाबादी का। सोने की चूड़ी किसके लिए बनकर आई थी और वो कितनी बार पहनी थी? तो ये रेहाना के लिए आई थी और एक बार पहनी थी। सोने की चूड़ी क्यों फ़रोख्त की गई? शमी के भाई की फ़ीस के लिए। रुकैया भाभी फुर्सत के वक्त अपना शौक़ पूरा करने के लिए क्या करती थी? तो वो नए कलमकारों को ख़त लिखती थी। रुकैया भाभी के श्रृंगार मेज़ पर क्या थी? तो वो सिर्फ थी वहाँ पे एक कंघी, बच्चों की कुछ किताब थी, बस नए भाई की रंगीन तस्वीर, बस यही चीज़ थी। मतलब इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अब फिर से देख लेते हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी पैदाइश है 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? तो वो थे इल्म नफ्सियात के प्रोफेसर थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन को कौन सा अफसाना उर्दू दुनिया में मशहूर हुआ? तो इसका कौन सा अफसाना मशहूर हुआ? वो अनोखी मुस्कुराहट, ये बहुत मशहूर हुआ, फेमस हुआ। फ़िरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो ये जो है अफसाना से ताल्लुक़ रखता है। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो उनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो ये 1926 ईस्वी में पास किया था। सैयद मोहम्मद मोहसिन इंटर कब पास किया था? तो ये 1928 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन बीए ऑनर्स का इम्तिहान कब पास किया था? तो ये 1931 में। तो आप ऐसे भी उसको जान सकते हैं, जैसे मैट्रिक होता है, मैट्रिक के 2 साल बाद इंटर होता है, तो 26 में हुआ था मैट्रिक
उसके बाद 2 साल में हो गया उसका इंटर, और इंटर में 3 साल में बीए होता है, तो 28 3 31, तो 31 में हो गया उसका ग्रेजुएशन, ऑनर्स जिसको बोलते हैं। तो ये 1931। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सैयद मोहम्मद मोहसिन बीए ऑनर्स और एमए किस मौजू में किया? तो ये किए थे इल्म नफ्सियात में किए थे। अच्छा, सैयद मोहम्मद मोहसिन 1938 ईस्वी में कहाँ और किस शोबा में आरजी लेक्चरर बहाल हुए थे? तो वो हुए थे पटना कॉलेज में फ़लसफ़ा के लेक्चरर बहाल हुए थे। अच्छा, सैयद मोहम्मद मोहसिन 1938 ईस्वी में कहाँ और किस शोबा में मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए? तो ये पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के प्रोफेसर बहाल हुए। अच्छा, सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा कब मुकर्रर हुए? तो ये हुए थे 1953 ईस्वी में। सैयद मोहम्मद मोहसिन मुलाजमत से कब सबकदोश हुए, मतलब कब रिटायरमेंट लिए वो? तो 1974 ईस्वी में। दर्ज जेल में सैयद मोहम्मद मोहसिन की किताब कौन सी है? तो इसमें देखेंगे आप, तो अनोखी मुस्कुराहट है, नफ्सियाती ज़ाविये है, ज़ख्म के फूल है। तो ये इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर, ये सब उन्हीं की किताब है। सैयद मोहम्मद मोहसिन को कितने बेटे और कितनी बेटियां थी? तो इनको जो बेटे थे 3 बेटे और 4 बेटियां थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है 3 बेटे 4 बेटियां, लेकिन ये डाल देता है ये लोग किताब में। अब हमको उससे क्या मतलब है कि उसके कितने बेटे थे कितने बेटियां थी, ये सब क्वेश्चन बढ़ाने का एक ये है। तो ऐसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लें इसको। अच्छा, सैयद मोहम्मद मोहसिन 1973 ईस्वी में किसके साथ फरिजाए हज अदा किया? तो वो अपनी अहलिया के साथ हज को गए थे। अहलिया कहते हैं बीवी को। अच्छा, सैयद मोहम्मद मोहसिन 2002 ईस्वी में कहाँ वफ़ात पाई? तो ये जो है दिल्ली में वफ़ात पाई इन्होंने, तो वहीं ये मरे थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपकी निसाब में शामिल है? तो ये है आपको फ़रार, ये फ़रार है, ये आपको इसी का है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। अफसाना फ़रार के असल मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? तो ये महमूद है। अच्छा ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ़रार किस किस्म का अफसाना है? तो ये जो है नफ्सियाती है। महमूद अपनी किस उम्र में यतीम हो गया था? तो वो 10वीं साल की उम्र में यतीम हो गया था। महमूद यतीम होने के बाद कहाँ मुंतकिल हुआ था? तो अपने इस्तरत ज़दा मामू के घर। महमूद अपनी ऊंची तालीम हासिल करने के दौरान कहाँ रहता था? तो वो हॉस्टल में रहता था। महमूद किस मुकाबलाती इम्तिहान की तैयारी कर रहा था? तो वो डिप्टी कलेक्टर की, जिसको डीएम बोलते हैं, उसकी ये तैयारी कर रहा था, डिप्टी कलेक्टर। अच्छा, उसके बाद हो गया महमूद ने शादी के लिए किस लड़की का इंतखाब किया? उसका क्या नाम था? तो उसका जो नाम था ज़ुबैदा नाम था। नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ज़ुबैदा। ज़ुबैदा कौन सा दर्जा पास की थी? तो वो पास की थी मैट्रिक, जिसमें कि अभी आप लोग हैं। कटी हुई शाख से देख लेते हैं। कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनकी जो पैदाइश है वो रियासत बिहार में हुई थी, ये सही है। जिला समस्तीपुर में हुई थी, ये भी सही है। मरदुमखेज गांव बुजुर्गद्वार में, ये भी सही है। मतलब इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद अताउल हक, सॉरी, ये जो है ये आंसर सही हो जाएगा। कमर जहाँ एमए और पीएचडी कहाँ से की थी? तो ये की थी पटना यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कमर जहाँ का पहला अफसाना कहानी कौन है? तो उसका जो पहला जो है वो है जुनून वफ़ा। कमर जहाँ का पहला अफसाना जुनून वफ़ा कब शाये हुआ था? ये 1966 में हुआ था। कमर जहाँ का पहला अफसाना माहनामा सुबह 9 में कब शाये हुआ था? तो ये हुआ था 1966 ईस्वी को हुआ था। कमर जहाँ अपनी करियर का आगाज़ कहाँ से किया था? तो ये कहाँ से की थी? ये सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से की थी अपने करियर का आगाज़। अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो ये है कमर जहाँ। दर्ज जेल में कमर जहाँ की किताब कौन सी है? तो ये सभी उन्हीं की किताब है। चारागर हो गई, अजनबी चेहरे, यादनगर, ये सभी जो है उसी की किताब है। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो वो भागलपुर में है, भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। अफसाना कटी हुई शाख में एक शख्स रुपया कमाने कहाँ जाता है? तो वो बैरूनी ममालिक जाता है, मतलब विदेश जाता है, अपने देश को छोड़ के मुल्क से बाहर जाता है। तो इनमें सभी इनका जो आंसर है ये सही हो जाएगा। अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है? तो ये है कमर जहाँ की। अफसाना कटी हुई शाख में एक इंसान किससे कट जाता है? तो अपने मुआशरे से कट जाता है, क्योंकि जब वो जाता है कमाने के लिए, विदेश जाता है, वहाँ के माहौल में रहता है, तो यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे थे वो जवान हो चुके होते हैं, बूढ़े हो चुके होते हैं, किसी से उनको ताल्लुक़ नहीं होता है। जब वो आते हैं यहाँ तो अपने आप को कटे कटे महसूस करते हैं, उसको मतलब किसी से मोहब्बत और ये नहीं होती है, क्योंकि वो उसके साथ पला बढ़ा नहीं है, सब अजनबी लगते हैं उनके लिए। तो वही उसी को दिखाया गया है इसमें कहानी में कि आदमी किस तरीके से अपने समाज से कट जाता है बहुत दिनों बाहर रहने के बाद। तो अपने मुआशरे बोलते हैं समाज को। अच्छा, अब आशियाना से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो उसका जो असल नाम है मलिका मेहर निगार, इसका असल नाम है। सॉरी दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, कहाँ चला गया? आलमी हिद्दत, हाँ आशियाना देख रहे थे हम लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया था? तो ये जो है सभी में किया था, उर्दू में किया था, ड्राइंग में किया था, पेंटिंग में किया था, तो इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? तो ये की थी जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से की थी। निगार अजीम का पहला अफसानी मजमूआ कौन है और ये कब शाये हुआ था? तो इसका जो है अक्स है, जो 1990 में शाये हुआ था। निगार अजीम के सफ़रनामा का क्या नाम है? तो ये गर्द आवारगी इसका नाम है। सिराज, इरफाना, बरकत अली सिद्दीकी और ज़रीना किस अफसाने के किरदार हैं? तो ये हैं आशियाना के। बरकत अली सिद्दीकी या जरीना के कितने बच्चे थे? तो ये हो जाएगा 2, आंसर इसका 2 हो जाएगा, 2 बच्चे थे उनके। अफसाना आशियाना का किरदार सिराज मुलाजमत कहाँ करता था? तो ये करता था बेंगलोर में। सिराज की बीवी इरफाना किस बात की जिद करती थी? तो वो करती थी ख़ुद मुलाजमत करने की जिद करती थी। बेंगलोर में सिराज फ्लैट के किस मंजिल पे रहता था? तो वो 7वें मंजिल पे रहता था। अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो ये है नफ्सियाती अफसाना है। अच्छा, अब देखते हैं आलमी हिद्दत, जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे देख लेते हैं क्वेश्चन। मजमून कैसा सिन्फ है? तो ये कदीम नसरी सिन्फ है। अच्छा, मजमून किस तरह का लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है, देखिए, ज़रूरत और
मेयार के मुताबिक, मुख्तसर, तवील, ये सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। ज़मीन एक खाली जगह है, क्या है? तारा है, सैयारा है, सानवी सैयारा है। तो ये सैयारा है। किसका दर्जाए हरारत बहुत मौजू और मोतदिल है? तो ये ज़मीन का है। आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ये एक संगीन मसला है। जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये एक संगीन मसला है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफ़ा हुआ है? तो ये 31% हुआ है। ज़मीन का दर्जाए हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो ये 0.75 सेल्सियस बढ़ गया है। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ था? तो ये हुआ था दीमापुर। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो ये 2007 में हुआ था। क्योटो जो है जापान का शहर है, वहाँ पे 2007 में हुआ था। ज़मीन का दर्जाए हरारत बढ़ने से क्या असर होगा? तो क्या होगा कि समुंदर का जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। जो निचली ज़मीन है उसमें पानी भर जाएगा, ज़मीन गर्क आब हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब होगा क्योंकि हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी है, और जब पानी अगर पिघलना शुरू होगा तो क्या होगा कि वो पूरी दुनिया को बाढ़ के इससे डुबा देगा, बर्बाद कर देगा। तो यही नुकसान होगा इसका। अगला देखते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी। तो इनमें होगा इसका आंसर ये सभी गैस पाई जाती है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में मीथेन गैस में कितने फ़ीसद का इजाफ़ा हुआ है? तो ये 149% का इजाफ़ा हुआ है। नागालैंड के दीमापुर में शहर में 5 रोज़ा बाल विज्ञान कांग्रेस के मौजू क्या था? जो नागालैंड का जो दीमापुर शहर है, जो 2008 में यहाँ पे बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था, जिसमें कि आपको APJ अब्दुल कलाम वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। तो उसका मौजू क्या था? उसका मौजू यही था, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। दीमापुर बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमान खुसूसी कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम थे। अब ये आ गया अगला, रिया बोलते हैं जो दिखावे का जो इबादत होता है या कुछ दिखाने के लिए जो करते हैं इंसान को, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए इंसान, उसको रिया बोलते हैं। तो ये जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी ये। तो उसका देख लेते हैं कुछ अहम क्वेश्चन। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इनकी जो पैदाइश है वो दिल्ली के मुअज़्ज़िज़ घराने में हुई थी। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई थी? तो ये हुई थी 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को। सर सैयद अहमद ख़ान की तरबियत किसके ज़ेर साया निगरानी में हुई थी? तो वो उसकी वालिदा की निगरानी में हुई थी। उसकी माँ जो ख़ातून थी वो बहुत पढ़ी लिखी थी और बहुत तहज़ीब याफ्ता ख़ातून थी उनकी अम्मी, और उन्हीं के ज़ेर सरपरस्ती में इनकी इब्तदाई तालीम हुई थी, जो कि साफ झलकता है उनकी ज़िंदगी में। सर सैयद अहमद ख़ान की वालिदा माँ का क्या नाम था? तो उनकी माँ का नाम था अजीज़ुन्निसा बेगम। सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की थी? तो ये 1862 ईस्वी में कायम की थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो ये तहज़ीबुल अखलाक ये जारी किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ में मदरसा कब कायम किए थे? तो ये 1875 ईस्वी में कायम किए थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब कायम किया था? तो ये 1878 ईस्वी में कायम किया था। मदरसा 75 में और ये 78 में, 3 साल बाद। सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला था? तो ये मिला था इसको
जब वो कायम किए थे और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तभी उसको मिला था 1878 ईस्वी में, अंग्रेज द्वारा दिया गया था। सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है, इसकी तसनीफ़ क्या है? तो आसारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद, ये दोनों उन्हीं की तख्लीक है, वही लिखे हैं, इसको तसनीफ़ होने की है। सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब हुआ था? तो वो 1898 ईस्वी में हुआ था। सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ मदफून है? तो वो है अपने AMU जो यहाँ पे वो बनाए थे उसी के अहाते में उनकी कब्र है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, जो अभी आप लोग जानते होंगे, वहीं पे उसका AMU के अहाते में उसकी कब्र है। सर सैयद अहमद ख़ान मदफून है, कहाँ पे है वो? अलीगढ़ में है। सर सैयद अहमद ख़ान का कौन सा मज़मून शामिल निसाब है? तो वो है रिया। मज़मून रिया के हवाले से बताइए कि हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? माँ के, बाप के, दोस्त के, दुश्मन के। कौन गलत तारीफ़ करके शख्सियत में रिया का अंसर पैदा कर देता है? तो ये दोस्त जो है झूठ मूठ का आपको तारीफ़ कर देंगे आपके बारे में, आप खुशी से फूले न समाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन दुश्मन जो है उसकी बात पे हमें गौर करना चाहिए, उससे कुछ सीख मिलती है। किसी शख्स में रिया दाखिल हो जाने से क्या होता है? तो वो होता है अमल बेमकसद हो जाता है। जब वो कुछ दिखावे का करते हैं, जैसे मान लीजिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज अगर हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर हम दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो रिया है और उसका सवाब हमें नहीं मिलेगा, उल्टा हमको अज़ाब हो जाएगा उसका, तो मेरा अमल जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कुछ भी करें, किसी को दान दें, कुछ दें, तो वो दिखावे के लिए नहीं, बस खालिस अल्लाह के लिए दिल में इरादा करें और अल्लाह के लिए करें, दुनिया को दिखावे के लिए ना करें। दिखावे के लिए करेंगे तो वो रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अदब की पहचान से। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का ताल्लुक़ किस रियासत से है? तो वो है रियासत बिहार से। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम था? तो उसके वालिद का नाम था मौलाना अब्दुल रऊफ़। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश रियासत बिहार के किस ज़िला में हुई थी? तो वो हुई थी औरंगाबाद में। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई थी? तो वो हुई थी 1934 ईस्वी में। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के किस मदरसा से तालीम हासिल किए थे? तो ये किए थे मदरसा शमसुल हुदा पटना से। डॉक्टर अब्दुल मुगनी मदरसा शमसुल हुदा पटना से कहाँ तक की तालीम हासिल किए थे? तो ये आलिम तक की डिग्री हासिल यहाँ से किए थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी MA किस मौजू से किए थे? तो वो अंग्रेजी से किए थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मौजू के प्रोफेसर थे? तो वो थे अंग्रेज़ी के। डॉक्टर अब्दुल मुगनी अपने मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया था? तो वो पटना कॉलेज से किया था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है इनमें से? तो इनमें से जो है ये सभी किताब उन्हीं का है, जादाए इत्दाल, तश्कील जदीद, नुक्ताए नज़र, तो ये सभी जो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ था? तो वो हुआ था 5 सितंबर 2006 को। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पटना में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मज़मून शामिल निसाब है? तो वो है अदब की पहचान। अदब इंसान की कैसी तरबियत करता है? तो वो ज़हनी और रूहानी तरबियत करता है। अच्छा, अब देखते हैं हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कुछ अहम सवालात। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश किस तबके में हुई थी? तो वो हुई थी, एक अछूत परिवार थी, मराठी ज़बान बोलने वाले थे, तो इनमें सभी हो जाएगा। महार ख़ानदान में हुई थी, तो इनका जो आंसर है ये इनमें सभी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? तो
तो ये हुई थी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद का क्या नाम था? तो इसके वालिद का नाम था रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वालिदा का क्या नाम था? तो उसकी वालिदा का नाम था भीमबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दादा और वालिद किस शोबा में मुलाजमत थे? तो ये थे बरतानवी सरकार की फ़ौज में ये मुलाजमत थे। अंबेडकर की कितनी उम्र थी कि उसके वालिद मुलाजमत से सबकदोश हुए थे? तो वो उस समय 2 साल के थे जब इसके वालिद जो है रिटायरमेंट लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भीमराव अंबेडकर के वालिद फ़ौज के किस ओहदे से सबकदोश हुए थे? तो ये हुए थे सूबेदार मेजर के पद से, ओहदे से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कितनी उम्र में उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था? जो उसकी माँ का जो है तो वो 6 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिदा का इंतकाल के बाद किसने उनकी देखरेख की थी? तो उनकी फूफी जो थी उन्होंने उनकी देखरेख की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में और किससे हुई थी? तो ये 14 वर्ष की उम्र में हुई थी और रामाबाई से हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी जब रामाबाई से हुई तो रामाबाई की उम्र क्या थी? तो उसकी 9 बरस उम्र थी उस समय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था? तो ये किया था 1908 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीए का इम्तिहान कब पास किया था? तो ये पास किया था 1912 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीए का इम्तिहान किस कॉलेज से पास किया था? तो ये एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई से पास किया था। भीमराव अंबेडकर किस के वजीफ़ा पर आला तालीम हासिल करने अमेरिका गए थे? तो वो गए थे बड़ौदा के स्टेट के जो वहाँ के राजा थे उन्हीं के इससे वजीफ़ा से वो गए थे अमेरिका पढ़ाई करने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री कब हासिल की थी? तो वो की थी 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तान वापस आकर कौन सा पेशा इख्तियार किया था वो? तो वो किए थे वकालत का पेशा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दस्तूर साज कमेटी के किस ओहदे पर फाइज थे? तो वो थे मसौदा कमेटी के सदर थे। वो जो कानून बना था हमारा कानून साज जो कमेटी थी उसके वो सदर थे वो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सनातन धर्म छोड़कर कौन सा मजहब इख्तियार किया था? तो वो बौद्ध धर्म इख्तियार किए थे वो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा एजाज़ से नवाजा गया था? तो वो भारत रत्न से नवाजा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ था? तो वो हुआ था 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सब बड़ा काम क्या था? सबसे बड़ा काम क्या था उसका? तो वो मर्द औरत के बीच मसावात कायम करना, दस्तूर साजी जो संविधान बना हमारा उसको दस्तूर साजी कहते हैं, वो बनाने में सबसे बड़ा रोल उन्हीं का रहा है। और ऊंच नीच के भाव को ख़त्म करना, तो ये सभी में हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये सभी काम वो किए थे। जात पात ऊंच नीच ये ख़त्म करवाए समाज से। कानून जो बना हमारे देश का संविधान जो बना उसमें उसका अहम रोल था, वही उसके सदर थे कानून साज कमेटी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लुत्फुर अच्छा ये हो गया। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले। अच्छा ये आ गया उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। अब इसे देख लेते हैं कुछ अहम सवाल। लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी
बनियारपुर कस्बा में, जिला छपरा में, इनके नानिहाल में। तो इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? तो ये हुई थी 1941 ईस्वी में। लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो इसके वालिद का नाम था मौलवी अब्दुल गफ़ूर। लुत्फ़ुर रहमान की वालदा का क्या नाम था? तो इसकी वालदा का नाम था बीबी आमना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? तो ये था मौजा, रेंढा, जिला दरभंगा। लुत्फ़ुर रहमान की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी, इनका आंसर हो जाएगा ए और सी, बनियारपुर कस्बा में, इनके नानिहाल में, जिला छपरा में। एक मिनट। अच्छा, ये इनका आबाई वतन जो था इनका, तो छपरा था जिला, लेकिन उनकी इब्तदाई तालीम जो हुई थी उनके ननिहाल में हुई थी। जी हाँ दोस्तों। लुत्फ़ुर रहमान ने अपने तदरीसी खिदमात का आगाज़ कहाँ से किया था? तो ये किया था उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से। लुत्फ़ुर रहमान किस सरकार में काबीना दर्जे के वज़ीर थे? तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल सरकार में। मंदरजा जेल में लुत्फ़ुर रहमान के शेरी मजमूए कौन है? तो वो है, ये सभी हो जाएंगे, ताज़गी, बरगनवा, बोसाए नम, सनम आशना, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आगा हश्र को कहा जाता है। ड्रामा का लाजमी आंसर क्या है? तो ये सभी हो जाएगा इनमें से, मुहावरा, रकम, स्टेज, ये सभी। आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज़ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1901 ईस्वी में। आगा हश्र से कबल किस ज़ुबान में ड्रामा निगारी की मुस्तहकिम रिवायत थी? तो वो थी संस्कृत। दर्ज जेल में कौन आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा है? तो उसका रुस्तम सोहराब, यहूदी की लड़की, सिल्वर किंग, तो ये सभी जो है आगा हश्र कश्मीरी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आर्यभट्ट से। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी सूबा बिहार में हुई थी, जिला पटना में हुई थी और खगोल में हुई थी। तो ये तीनों इसका, ये इनमें सभी हो जाएगा, ये सभी। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो ये किया था वो तिरेगना में किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो उसको सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो उन्होंने पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। निज़ाम एशारिया और निज़ाम एशारिया मतलब जो दशमलव जो है, और सिफर जीरो किस साइंसदान ने पेश किया था? तो वो आर्यभट्ट ने। तो जो जीरो है, जीरो, और जो इशारिया है दशमलव, वो किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने इसका इजाद किया था। आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन है? तो ये आर्यभट्ट है। 22 जुलाई 2009 ईस्वी को मुकम्मल सूरज ग्रहण देखने के लिए दुनिया भर से के साइंसदान कहाँ जमा हुए थे? वो हुए थे तिरेगना में। मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने सालों बाद होता है? तो ये होता है 100 साल बाद। तिरेगना किस दो नदी के बीच में वाक़े है? तो ये है सोन और पुनपुन के बीच में ये वाक़े है तिरेगना। आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहद से है, ये मतलब किस दौर से है? तो वो है गुप्त दौर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिरेगना पटना
किस जानिब और कितनी दूर है? वो पटना से किस जानिब है और कितनी दूर है? तो ये है जुनूब। जुनूब बोलते हैं दक्षिण को, और 30 किलोमीटर दक्षिण में है पटना से। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तेलंगाना रखा गया है? तो ये मसूरी का नाम बदलकर तेलंगाना रखा गया है। आर्यभट्ट का तजुर्बा गाह कितना ऊंचा था? तो वो था 60 फीट। अच्छा, अब आइए देखते हैं फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू से कुछ सवाल। उर्दू की नसरी अदब में कौन एक अहम शाख है? तो ये है नावल। नावल उस ज़माने की ज़िंदगी और मुआशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वो लिखा जाए। ये कौल किसका है? तो ये कौल है अदीबा कलाराद। तो ये कौल है अदीबा कलाराद यूज़ का। ये कोई इंग्लिश नाम है। डिप्टी नसीर अहमद का कौन सा नावल है? तो ये नावल है उसका तौबतुन नसूह। उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मुरातुल उरूस को। गोदान के नावल निगार कौन है? तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की नावल है। उमराव जान किस की नावल है? तो ये है मिर्ज़ा हादी रुसवा की। डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिन्फ के लिए मशहूर है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो नावल के लिए मशहूर हैं। अगला क्वेश्चन, नावल नबातुन नाश की अशात कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 ईस्वी में। हमीदा और फ़हमीदा को रिश्ते में फ़हमीदा की रिश्ते में क्या लगेगी? तो ये लगेगी बेटी। मकतूब निगारी। तबादला ख़याल का एक मुअस्सिर और रिवायती ज़रिया क्या है? तो वो है मकतूब निगारी। मकतूब निगारी का दूसरा नाम क्या है? तो वो है खतूत नवेशी। जो ख़त लिखते हैं खतूत, तो खतूत नवेशी जो है उसकी मकतूब निगारी का दूसरा नाम खतूत नवेशी है। मकतूब निगारी को इब्तदाई तौर पर मुनज़्ज़म किसने किया था? तो ये किया था शेर शाह सूरी ने। अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम क्या है? तो ये है सैयद अब्दुल गफ़ूर शहबाज। अब्दुल गफ़ूर शहबाज का तख़ल्लुस क्या है? तो वो है शहबाज। अब्दुल गफ़ूर शहबाज की कितनी उम्र में उनकी पहली शादी शमसुन निसा खातून से हुई थी? तो 20 साल की उम्र में। अब्दुल गफ़ूर शहबाज की दूसरी शादी अशरफुन निसा बेगम से कब हुई थी? तो वो हुई थी 1898 ईस्वी में। अब्दुल गफ़ूर शहबाज का जो ख़त शामिल निसाब है उन्होंने किसके नाम लिखा था? तो वो अपनी बेटी सोगरा के नाम लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल गफ़ूर शहबाज का इंतकाल कब हुआ था? तो वो हुआ था 30 नवंबर 1908 ईस्वी को। मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या है? तो उसका असल नाम होगा मेहदी हसन। मेहदी अफ़ादी की पैदाइश कब हुई थी? तो उसकी जो पैदाइश हुई थी 1828 ईस्वी को हुई थी। मेहदी अफ़ादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी गोरखपुर में। मेहदी अफ़ादी की कितनी शादियाँ हुई थी? तो उसकी शादियाँ हुई थी 3। बेदी से इंटरव्यू, इसे देखते हैं। किसी ख़ास मौजू पर दो शख्स की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इंटरव्यू। आपके निसाब में किस मशहूर शख्सियत का इंटरव्यू शामिल है? तो वो है राजेंद्र सिंह बेदी का। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 सितंबर 1915 ईस्वी को। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान का इलाका है। राजेंद्र सिंह बेदी
से इंटरव्यू लेने वालों का नाम क्या था? तो उनसे जो लिए थे इंटरव्यू, अनवर जमाल इसमें नहीं होगा, बाकी असमत चुगताई होगा और फैयाज रिफ़त होगा, ये दोनों होगा और ये नहीं होगा। तो ये इसका आंसर जो है ये बी होगा और सी और ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था? तो उसका पहले अफसाने का नाम था महारानी का तोहफ़ा। राजेंद्र सिंह बेदी 1948 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर फाइज थे? तो वो जो थे स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। राजेंद्र सिंह बेदी पोस्ट ऑफिस में कहाँ काम करते थे? तो वो करते थे लाहौर में। इंटरव्यू में राजेंद्र सिंह बेदी से ज़्यादातर सवालात किसने किए थे? तो वो किए थे असमत चुगताई ने। राजेंद्र सिंह बेदी की मौत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1984 ईस्वी को। राजेंद्र सिंह बेदी की आखिरी वक्त कहाँ गुजरी? तो वो गुजरी थी बम्बई में, जिसको मुंबई कहते हैं। मनाजिर कुदरत चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो उसका जो पूरा नाम है पंडित बिरज नारायण चकबस्त है। चकबस्त ने बीए का इम्तिहान कब पास किया था? तो वो किया था 1905 ईस्वी में। चकबस्त ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया था? तो ये किया था 1908 ईस्वी में। नजम मनाजिर फितरत या मनाजिर कुदरत किसकी तख्लीक है? तो ये जो है चकबस्त की तख्लीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नजम मनाजिर कुदरत में किस शहर की मंजर कशी की गई है? तो ये की गई है देहरादून की। देहरादून किस सूबा का सदर मकाम राजधानी है? तो ये है उत्तरांचल का। इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद का मकाम पैदाइश कहाँ है? तो जगन्नाथ आज़ाद का जो है वो इनमें सभी हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, म्यांवाली हो जाएगा, ईसा खील हो जाएगा। जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद पेशे से क्या थे? तो वो पेशे से उस्ताद थे, टीचर थे। जगन्नाथ आज़ाद ने किस मौजू में एमए किया था? तो वो फ़ारसी में एमए किया था। जगन्नाथ आज़ाद ने ऑनर्स की मौजू किया था, तो वो फ़ारसी से ही ऑनर्स किए थे, ग्रेजुएशन किए थे। जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद कहाँ चले गए? तो वो कराची चले गए थे, कराची पाकिस्तान चले गए थे। जब हमारे देश का जो बंटवारा हुआ था 1947 में, तो वो कराची चले गए थे। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ था? तो उसका जो आज वो है 25 जुलाई 2004 को इसका इंतकाल हुआ था। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दिल्ली में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो उसकी जो नज़म है इंडिया गेट, वो हमारे निसाब में शामिल है। इंडिया गेट कहाँ है? तो वो है दिल्ली में। इंडिया गेट की तामीर किसने करवाई थी? तो ये अंग्रेज़ों ने करवाई थी। इंडिया गेट किसकी निशानी है? तो ये अंग्रेज़ों की निशानी है। हम नौजवान हैं। परवेज़ शाहिदी का पूरा असल नाम क्या था? पूरा नाम क्या था उसका? तो उसका नाम था सैयद इकराम हुसैन। परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद अहमद हुसैन नाम था उसके वालिद का।
परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई थी? तो उसकी जो पैदाइश है 30 सितंबर 1910 ईस्वी को हुई थी। परवेज़ शाहिदी के वालिद क्या थे? तो वो ज़मींदार थे, एक अच्छे शायर थे, अदीब थे। इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। परवेज़ शाहिदी कहाँ पैदा हुए थे? तो वो लोधी कटरा पटना में पैदा हुए थे। परवेज़ शाहिदी की अहलिया का नाम क्या था? तो उसकी अहलिया का नाम फ़जीलतुन्निसा बेगम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। परवेज़ शाहिदी शोबाए उर्दू कोलकाता यूनिवर्सिटी से कब वाबस्ता हुए थे? तो ये हुए थे 1958 ईस्वी को। परवेज़ शाहिदी की मौत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1968 ईस्वी को। नज़म हम नौजवां हैं के शायर कौन है? तो परवेज़ शाहिदी हैं। अच्छा, बिजली का खंबा देख लेते हैं। नज़म बिजली का खंबा के शायर कौन हैं? तो ये थे निदा फ़ाज़ली। निदा फ़ाज़ली कब पैदा हुए थे? तो ये 1964-65 में पैदा हुए थे। निदा फ़ाज़ली कहाँ पैदा हुए थे? तो ये ग्वालियर में पैदा हुए थे। निदा फ़ाज़ली एमए किस मौजू में किए थे? तो वो जो एमए किए थे, इनका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों हो जाएगा। उर्दू में भी किए थे और हिंदी में भी वो एमए किए थे। अच्छा, बिजली का खंबा आने से पहले किसका नूर मिला नहीं हुआ? तो चांद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का खंबा किस हैयत का नज़्म है? तो ये है आज़ाद नज़्म है। ये नज़म बिजली का खंबा में किस तरफ इशारा किया गया है? तो ये साइंसी इजाद की तरफ इशारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये नज़म बहुत आसान थी पहले। निदा फ़ाज़ली कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? निदा फ़ाज़ली की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो वो है नज़म बहुत आसान थी पहले। ये निदा फ़ाज़ली की है। अच्छा, नज़म बहुत आसान थी पहले में क्या बयान किया गया है? तो ये उरूज़ और ज़वाल को बयान किया गया है। शुरू में नज़म कहना कैसा था? तो उस समय आसान था। लफ्ज़ नूर के माने क्या है? नूर के माने हैं रोशनी। लफ्ज़ शाखों के माने क्या हैं? शाखों के माने हैं डालियाँ। थक हार कर नज़्म आखिर कहाँ जाकर सो जाती है? तो ये फुटपाथ पर। खड़ा डिनर से देखते हैं कुछ सवाल। नज़म खड़ा डिनर के शायर कौन है? तो वो हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री। सैयद मोहम्मद जाफ़री कब पैदा हुए? तो पैदा हुए थे 1905 ईस्वी में। सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए थे? तो वो हुए थे लाहौर में। सैयद मोहम्मद जाफ़री ने एमए किस मौजू में किया था? तो वो फ़ारसी और अंग्रेज़ी दोनों में किया था। तो ये था दोस्तों 10 क्लास के उर्दू सब्जेक्ट से हमारा आज का ये पहला वीडियो। इसका पार्ट 2 हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का शुक्रिया।